हेलो दोस्तों, दिवस सेकेंड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी का एक टॉपिक है जो आपको भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एडवांटेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो यही आप पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उसको बहुत सारे टॉपिक के द्वारा हम लोग समझेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान की विशेषताएं किस रूप में है, इसको जानेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए इसके साथ में ये आपको पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, इसमें शुरू से लेकर जितने सारे शुरू से अंत तक जितने सारे आपको टॉपिक महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, ये टोटल पूरा कराया जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपको ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, साइंस का हो गया, ये जितना सारा सब्जेक्ट है सबके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है एग्जाम की दृष्टि से, ये सब कराया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आपको जितने सारे वीडियो डाला जा रहा है उसको आप जरूर देखते जाइए और उसे लाभ उठाइए। तो यहाँ सबसे पहला आपको पॉइंट है कि आपको विशाल एवं विस्तृत संविधान, यानी संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो क्या है। तो सबसे पहला क्या है, तो विशाल एवं विस्तृत संविधान। हम लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे बड़ी संविधान अगर कोई है तो भारत की संविधान है, क्योंकि भारत के संविधान में आपको 395 अनुच्छेद यानी 395 अनुच्छेद आर्टिकल हो गया, और आपको 22 भाग और 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी। उस समय भी आपको भारतीय संविधान जो था विश्व का सबसे बड़ा संविधान था, और आज तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे आर्टिकल में देखा जाए तो आपको ये टोटल आर्टिकल अगर काउंट किया जाए तो आपको 470 के आसपास में, यानी 470 के आसपास में आपको टोटल आर्टिकल हो जाएंगे, आर्टिकल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपको भाग है तो आपको 26 हो जाएगा, और आपको अनुसूचियों को देखा जाए तो आपको टोटल आपको आज की डेट में आपको 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा अगर संविधान है आपको भारत का। अब बात यह है कि अब इतना बड़ा संविधान बन कैसे गया है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत सरकार हो या आपको राज्य सरकार हो, यानी केंद्र या राज्य सरकार हो, ये जितने सारे हैं ये सबका गठन और इसकी शक्तियों को बंटवारा, या समझिए कि इनके शक्ति कार्य, ये जितना सारा चीज है ये सबको विस्तृत रूप से इसमें वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भारत एक समझिए कि भारत में बहुत सारे समझिए कि क्या धर्म के लोग हैं, बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, बहुत सारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इस दृष्टि से यानी सबके हितों को लेकर के, यानी सबको एक समान दृष्टि से देखते हुए, यानी किसी को बाद में किसी को ये प्रॉब्लम ना आ जाए, यानी हर एक बात को इसमें जिक्र किया गया है। इसलिए आपको भारतीय संविधान जो है वो बड़ा संविधान हो गया। जैसे अमेरिका में देखिए तो अमेरिका में क्या है, तो एक अमेरिका का संविधान है, और उसके साथ में जितने सारे राज्य जुड़े हैं उसका एक अलग अपना संविधान है। क्या है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका की अपना संविधान हो गया, और उसके साथ जितने सारे राज्य जुड़े हुए हैं वो सब राज्यों का अलग संविधान है, इसलिए वहाँ पे ये छोटा दिखता है। लेकिन भारत में क्या है, भारत का सिर्फ एक ही संविधान है जो आपको भारत के लिए भी है, और इसके साथ जितने सारे राज्य जुड़े हैं उस सबके लिए, यानी राज्यों का संविधान और भारत का संविधान यानी इस देश का संविधान, ये टोटल एक ही जगह लिखा हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा हो गया। उदाहरण की दृष्टि से देखिएगा, जैसे आपको जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे क्या था, पहले वहाँ 370 आर्टिकल जब लागू था तो आपको भारत का संविधान तो था ही, लेकिन अलग जम्मू कश्मीर का भी संविधान था। उसी तरह से अमेरिका में है, यानी अमेरिका का अपना संविधान है, फिर उसके साथ जितने सारे राज्य लगे हुए हैं उस सबका अपना भी संविधान है। लेकिन भारत में यहाँ पे जम्मू कश्मीर को अपवाद छोड़ दिया जाए, हालांकि उसको भी तो खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राज्यों का हो चाहे आपको देश का हो, ये टोटल आपको एक ही संविधान में सबको समाहित किया गया है। और हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो हर एक टॉपिक, हर एक पहलू को इसमें ध्यान से देखा गया है, रखा गया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का जो संविधान है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल है। कितने हैं? 7 आर्टिकल है, और ये विश्व का सबसे छोटा संविधान के रूप में भी जाना जाता है अमेरिका। और ये भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको कनाडा है तो कनाडा में आपको 147 यानी 147 वहाँ आर्टिकल है। फिर आपको जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है तो 120 यानी 128 वहाँ पे 128 आर्टिकल्स हैं। या उसी तरह से अफ्रीका के देखा जाए यानी वहाँ पे 253 यानी आर्टिकल हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी क्या है
एक केंद्र एवं राज्य सरकारों का गठन एवं शक्तियों का विवरण यहाँ लगभग को संविधान ने सबका किया गया है, इसलिए बड़ा हुआ है। साथ ही साथ में क्या है, जैसे भाग में देखा जाए तो अमेरिका में क्या है, तो आपको सात आर्टिकल है, कनाडा में 147 है, ऑस्ट्रेलिया में 128 है और अफ्रीका में क्या है 253 है। यानी इन सब दृष्टि से देखा जाए तो भारत का संविधान बहुत विस्तृत और बड़ा है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे जो अनुसूची इसका था, यानी भारत का संविधान का सबसे पहला जब संशोधन हुआ 1951 में, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। यानी मूल रूप से 8 अनुसूची था, तो इसमें आपको 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। फिर उसके बाद आपको 52वां संविधान संशोधन 1985 जो हुआ, उसमें आपको क्या हुआ, तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, जो आपको दल बदल से संबंधित था। और 9वीं अनुसूची क्या है, 9th शेड्यूल है, क्योंकि जब भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय यहाँ की सरकार को बहुत सारे काम करना था, जैसे रोड बनाना था, फैक्ट्री बनाना था, है ना, ये बहुत सारे से काम करना था। तो उसके लिए उसको जमीन चाहिए था, तो जमीन अधिग्रहण करने के लिए आपको भारत में पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, और उसको 9th शेड्यूल बनाया गया था, जिसमें उस सब्जेक्ट को डाल दिया जाता था, अर्थात समझिए को और फंडामेंटल राइट्स को की अनुरूप हो, उसे विरोध नहीं हो, तो समझिए कि उसके विरुद्ध में कोई न्यायालय बनाया जा सकता था, ऐसा प्रावधान बनाया गया था। तो यही सबसे पहला क्या है, तो भारत की संविधान जो है वो विस्तृत है। तो हम क्या बोले हैं कि आपको 10वां अनुसूची जो है वो आपको 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, और 11वीं अनुसूची जो है वो आपको क्या है, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा आपको 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया, जो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे। इन सब दृष्टि से हम देखा जाए तो भारतीय संविधान जो है ये बड़ा और विस्तृत हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या इसका विशेषताएं हैं, तो दूसरी विशेषता ये है कि भारतीय संविधान जो है एक लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में आपको क्या है, तो परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान दिया गया है। जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान है, तो सबसे पहला आपको लिखित संविधान, यानी देश में विश्व भर में, यानी सबसे पहला वो अमेरिका का संविधान है जो आपको सबसे पहले लिखित संविधान के रूप में किया गया था। संविधान 2 तरह से बनाया जाता है, एक लिखित और अलिखित। जैसे ब्रिटेन का संविधान है तो वो अलिखित संविधान है, लेकिन आपको भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जैसे अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट आगे देखा जाए, यानी आपका संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली भी आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक बहुत बड़ा समझिए कि रोल अदा करता है। ये तो क्या है, तो वो संसदीय शासन प्रणाली, इसमें क्या है कि संघात्मक संविधान जो है, ये संघात्मक संविधान जो है ये 2 प्रकार के होता है, जिसमें एक अध्यक्षात्मक और एक संसदीय शासन प्रणाली 2 होता है। कौन होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और एक दूसरा होता है संसदीय शासन प्रणाली। अब ये दोनों में अंतर क्या हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा देश है जिसका राष्ट्राध्यक्ष जो है वो आपको डायरेक्ट निर्वाचित होता है, यानी उस देश की जनता जो है वो डायरेक्ट उसको चुन के भेजती है। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, तो अमेरिका जो राष्ट्रपति हैं उनका जब निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव जो होता है, तो वहाँ की जनता डायरेक्ट उनको चुन के भेजती है। क्या, डायरेक्ट चुन के भेजती है। लेकिन वहीं भारत में देखिएगा तो भारत के जो आपका राष्ट्रपति जो हैं वो आपको ब्रिटेन के कहीं ना कहीं आपको महाराजा जैसे हैं, मतलब महाराजा जैसे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो होता है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, इसके द्वारा चुना जाता है। कौन, तो भारत का राष्ट्रपति। यानी डायरेक्टली रूप से आपको भारत का राष्ट्रपति जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं समझिए कि जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, जिस तरह से आपको अमेरिका के आपको राष्ट्रपति हैं जहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में क्या होता है, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए भारत का आपको जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि जो है वो आगे चल के अपना सरकार बनाता है, अर्थात मंत्री परिषद का निर्माण होता है। उस मंत्री परिषद के द्वारा, यानी उसके सहारे आपको राष्ट्रपति कार्य करता है, यानी उसके दिशा निर्देश पर काम करता है मंत्री परिषद के। और वो मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं भारत का जो आपको राष्ट्रपति हैं वो एक नाम मात्र के प्रधान है कार्यपालिका का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो हैं वो आपको वास्तविक हेड होते हैं कार्यपालिका का। ठीक है,
तो यही अंतर है कि आपको क्या है, आपको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, यानी जिस देश में ये प्रथा होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे आपको उसका अध्यक्ष मतलब राष्ट्रपति जो होता है वो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। लेकिन आपको जहाँ संसदीय शासन प्रणाली है वहाँ पे डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं चुन करके जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम कहते हैं। और ये जो है संसदीय शासन प्रणाली में जैसे भारत का राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का क्या होता है, तो आपको प्रधान होता है, उनका हेड होता है। हेड कौन होता है वास्तविक रूप से, तो आपको प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो आपको क्या करता है, आपको मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, और जहाँ प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद का हेड होता है। कौन, तो आपको प्रधानमंत्री। ये चीज अंतर है। दूसरा बात ये है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है या मंत्री परिषद, वही चीजें बताए हैं आप लोगों को। यानी राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो आप लोग डायरेक्टली नहीं, जनता के द्वारा होता है। और ये कौन सा सिस्टम में, तो संसदीय शासन प्रणाली में। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है राष्ट्रपति का। फिर यही आपको भारत में संसदीय शासन प्रणाली है तो आपको यही मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, और इसको वास्तविक प्रधान नहीं कह करके नाम मात्र का प्रधान कहा जाता है, और प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रधान कहा जाता है। इस तरह से आपका एक आपको भारतीय संविधान की विशेषता है जो आपको संसदीय शासन प्रणाली के रूप में कह सकते हैं। तो बस यहाँ एक चीज, बस फैक्ट याद रखिएगा आप लोग कि भारत का संविधान जो है जिसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, और ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से लाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको मूल अधिकार। ये मूल अधिकार अर्थात क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स। ये मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो भारतीय संविधान की सबसे बहुत बड़ी विशेषता है ये कि संविधान के द्वारा यहाँ के लोगों को यानी भारत की जनता को उसका एक अधिकार दिया गया है, जिसके तहत इस अपने जीवन में बहुत अच्छे तरह से जीवन जी सकता है हमेशा। तो इसमें क्या है, तो मूल अधिकार जो है, ये जब संविधान जब बना तो उसी समय मूल अधिकार के रूप में आपको 7 मौलिक अधिकार दिया गया था संविधान के द्वारा। लेकिन आगे चल के उसमें से एक संपत्ति का अधिकार जो है वो कब, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में 1978 में आपको जो मौलिक क्या संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। यानी मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। तो जब संविधान में, मूल संविधान में 7 आपको मौलिक अधिकार थे, लेकिन आगे चल के 44वां संविधान संशोधन जब हुआ यानी 1978 में, तो उसमें क्या किए गए, एक जो आपका उसमें 7 में से एक जो आपको संपत्ति का अधिकार था उसको हटा करके आर्टिकल 301 के तहत डाला गया। और कब, तो आपको विधिक अधिकार के अंतर्गत इसको डाल दिया गया। किसको, तो संपत्ति के अधिकार को। इस तरह से आज की डेट में भारतीय संविधान में आपको कुल कितना है, तो 6 यानी 6 आपको मौलिक अधिकार है। तो भारतीय संविधान की विशेषता में आपका मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है ये हम लोग जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है और संविधान के भाग 4 में है और किस में, तो आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत आता है। ये नीति निर्देशक तत्व जो तो है ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बनाता है। क्या है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का निर्माण करता है नीति निर्देशक तत्व। और ये क्या है, ऑस्टिन है, इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको राज्य की आत्मा है। एग्जाम में आ सकता है कि किसने कहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है राज्य की आत्मा है, तो किसने कहा है, तो ऑस्टिन ने कहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और बता दें, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ तो उस समय जो है नीति निर्देशक तत्व को आपको मौलिक अधिकार के ऊपर प्राथमिकता दिया गया था। यानी 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो मौलिक अधिकार के ऊपर है इसकी प्रधानता दी गई। किसे, तो नीति निर्देशक तत्व को। एग्जाम में आ सकता है ये किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार पर
आपको नीति निषेध तत्व को प्रधान माना गया, तो कब? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये भी एक समझिए भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। ये मूल कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में इंक्लूड किया गया। यानी जब उसमें इंक्लूड किया गया तो आपको 10 आपको यानी 10 जो है आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। क्या? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और ये आपका मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको भाग 4 की क में और आर्टिकल 51 के क में डाला गया। अर्थात भाग 4 के ए में और आर्टिकल 51 का ए में उसको जोड़ा गया है। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, कोई भी आर्टिकल है जैसे 2A है, 51A है ना, या 4A है, ये जितना सारा ए है, मतलब ये जो है इसको भाग छोड़ दीजिए, तो ये जितना अलग अलग है ये भी एक तरह से क्या है? तो आर्टिकल है। इसी को जोड़ के आज के डेट में 470 रुपये है। तो सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो ये आपको 395 ही होगा। लेकिन बाद में संशोधन कर करके ये आर्टिकल को संविधान में जोड़ा गया है। तो इसी को लेकर के आपको आज आपको 470 आर्टिकल्स हो गए टोटल। तो हम लोग क्या दिख रहे थे जैसे मूल कर्तव्य के बारे में, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10 आपको क्या मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और उसमें आगे चल के क्या किया गया? 86वां संविधान संशोधन। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक और समझिए कि मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। वो क्या था? तब कुछ 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान को उसमें डाला गया। अर्थात कोई बच्चा है जो 6 से 14 वर्ष का है और उसको कोई काम करने में लगा दे रहा है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में समझिए कि उस पर कोई आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है, या बच्चा खुद उस पर कानूनी कार्रवाई करवा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके माता पिता उसको पढ़ने नहीं दे रहे हैं और 14 वर्ष तक का है, उसके अंदर है और बच्चा पढ़ना चाहता है, तो समझिए कानूनी सहायता वो ले सकता है बच्चा। या माता पिता नहीं है, कोई उसका संरक्षक है, वो नहीं पढ़ने दे रहा है, तो उस समय भी समझिए कि बच्चा क्या है वो कानूनी अधिकार के द्वारा उस पढ़ाई कर सकता है। तो यह अधिकार आपको बच्चों को दिया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान ये कब जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी समझिए कि भारतीय संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका। यानी स्वतंत्र न्यायपालिका में क्या है? तो संघ राज्य के बीच विवाद का अगर निपटारा के समय आ जाए, यानी जैसे मान लीजिए संघ और राज्य में कोई विवाद हो जाए तो उसको निपटारा का काम कौन करता है? तब को न्यायपालिका ही करता है। न्यायपालिका ही करता है। या जैसे मान लीजिए संविधान की रखवाली करना है या मूल अधिकार का संरक्षण करना है, ये जितना सारा चीज है तो आपको सबका संरक्षण कौन करता है? तो कौन करती है? तो न्यायपालिका करती है। उसी तरह जैसे न्यायाधीश की नियुक्ति हो गया, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, ये सब जितनी सारी चीज है, तो इसमें आपको क्या है? सरकार जो है इसमें कोई अपना बाधा नहीं डालता। यानी सरकार का कोई इसमें रोक टोक नहीं होता है। चाहे समझिए कि न्यायाधीश का नियुक्ति करना हो या उसका वेतन हो या भत्ता हो, उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यहाँ पे क्या है? तो न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। लेकिन एक और चीज जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आपको न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है, जो कॉलेजियन सिस्टम भारत में चलता है, आज के डेट में कहीं ना कहीं उसको हटा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए भारत में इतना बड़ा पोस्ट है जैसे IAS का है, वो एग्जाम के थ्रू वहाँ तक पहुँचाया जाता है। उसी तरह से कहीं ना कहीं आज डेट में जो न्यायाधीश है उसकी भी कम से कम एग्जाम के थ्रू वहाँ भेजना चाहिए। नहीं तो आज डेट में क्या हो रहा है? जज का बेटा ही जज बन रहा है। ये सिस्टम थोड़ा हटाना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं आपको मोदी गवर्नमेंट ने इस पर काम किया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सका। फिर भी आज की डेट में वही कॉलेजियन सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं इसको हटाने की जरूरत है, कॉलेजियन सिस्टम को। आगे हम लोग पढ़ेंगे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। ये क्या है? भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता ये भी है कि भारतीय संविधान जो है नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। यानी कठोर भी है, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला के रूप में भारतीय संविधान को दिखाया जाता है। यानी भारतीय संविधान जो है ये आंशिक कठोर भी है और आंशिक लचीला भी है। यानी कैसे इसको जान सकते हैं? तो जैसे मान लीजिए संविधान संशोधन होता है तो उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया या कोई कानून बनाने की प्रक्रिया हम 3 तरह से कर सकते हैं। एक तो मान लीजिए साधारण बहुमत से पास करा के हम कोई कानून बना लेते हैं, तो साधारण यानी क्या है? तो को नम्यता है। या एक ऐसा होता है कि विशेष बहुमत के द्वारा हम कानून बनाते हैं, संशोधन करते हैं,
एक और चीज उसमें क्या होता है कि संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत प्लस आपको आधे राज्यों का समर्थन भी उसमें चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो समझिए कठोर के रूप में चला जाता है, यानी आंशिक कठोर में ही जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा जो आपको होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपको आंशिक आपको लचीला के रूप में हम दे सकते हैं। यानी हम अगर कोई कानून बनाना हो तो साधारण बहुमत के द्वारा ही बना लेंगे, विशेष बहुमत से बना लेंगे, और विशेष बहुमत प्लस समझिए कि आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। ये 3 फॉर्मेट में समझिए कि हम फॉर्मेट क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। लेकिन एक और चीज ये है, जो आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन का जिक्र किया गया है, उस 368 में संविधान का संशोधन के अंतर्गत साधारण मतलब साधारण बहुमत से जो पास किए तो वो चीज उसके अंतर्गत नहीं आता। उसमें कौन कौन 2 ही चीज आता है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अधिक या आधे राज्यों का समर्थन। उसमें ये 2 प्रक्रिया 368 के द्वारा चलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको कानून बनाने के लिए जो साधारण बहुमत है, विशेष बहुमत है, साधारण मतलब साधारण, विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये सब प्रक्रिया देखा जाए तो ऐसा लगता है कि भारतीय संविधान जो है वो नम्यता यानी आंशिक लचीला और आंशिक कठोर दोनों का मिश्रण ये है। आगे हम देखते हैं केंद्राभिमुख संविधान, यानी भारत के संविधान जो है केंद्राभिमुख संविधान भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे आर्टिकल 1 में ही लिखा है भारत के हक राज्यों का संघ है, यानी कहीं ना कहीं सर्वोपरि बताया गया है संघ को, यानी राज्यों का संघ है। फिर आगे देखेंगे लक्षण में देखेंगे जैसे एक हरी नागरिकता, तो भारत में जो नागरिकता है तो हम लोग जानते हैं किसी भी व्यक्ति का एक सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नागरिकता यानी भारत का नागरिकता होता है। ऐसा नहीं है कि भारत का भी नागरिकता हो और किसी स्टेट में है तो वहां भी नागरिकता मिलता है, ऐसा नहीं है। जैसे अपवाद में एक पहले था आपको जम्मू कश्मीर, वहां पे ऐसा था कि भारत की नागरिकता उसको था और आपको जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता था, लेकिन उसको हटा दिया गया है, सब कोई बराबर हो गया है, सिर्फ और सिर्फ यानी भारत का नागरिकता आपको मिलता है और आप किसी भी राज्य में जाके आप रह सकते हैं। वही आपको अमेरिका में देखिएगा तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका का समझिए कि आपको वहाँ के लोगों को नागरिकता मिलता है, साथ ही साथ समझिए वो क्या है वहाँ के जितने सारे राज्य हैं तो जो जिस राज्य में रहता है तो उस राज्य की भी नागरिकता उसको मिलता है, यानी वहाँ पर दोहरी नागरिकता चलता है, एक आदमी की 2 नागरिकता वहाँ मिलता है, एक जिस स्टेट में रहता है वो और फिर आपको अमेरिका का। लेकिन भारत में क्या है एक हरी नागरिकता है, तो क्या है तो पूरा भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी और उसके बाद आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी संघ जो है सर्वोपरि होता है, इसीलिए कहा गया है आपको केंद्राभिमुख यानी केंद्र की तरफ समझिए कि संविधान का कहीं ना कहीं झुकाव ज्यादा है। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है तो हम लोग जानते हैं राज्यपाल वर्क करता है हर एक राज्यों में, लेकिन उसका भी जब आपको नियुक्ति जब होती है तो राष्ट्रपति ही करता है। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो देखा जाता है कि आपको इसकी शक्ति जो है वो केंद्र की तरफ ही ज्यादा झुकाव है। या नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे आपातकालीन उपबंध होता है, यानी देश में आपको आपातकालीन जब लागू होता है तो उस समय कहीं ना कहीं संघ के द्वारा वो लगाया जाता है, यानी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, तो उस समय कहीं ना कहीं पावर दिखता है कि केंद्र के पास ज्यादा है राज्यों की अपेक्षा। नेक्स्ट है जैसे माने नए राज्यों का निर्माण करना हो या समझिए कि देश के बाहर के किस टुकड़ा को बाहर में मिलाना हो, तो ये सब जितना सारा पावर होता है वो केंद्र में ही अर्थात संसद के पास होता है। तो यहाँ भी देखने को मिलता है कि आपको भारतीय संविधान जो है वो केंद्र को ज्यादा प्रीफर करता है, ज्यादा वहाँ शक्ति देता है। आगे देखेंगे जैसे आपको संसद के पास जो है जैसे क्या है, जैसे राज्य सूची पर कानून बनाना हो, जैसे मान लीजिए शक्तियों का जब बंटवारा हुआ तो केंद्र सरकार क्या है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांट दिया गया, इस पे कौन कैसे काम करे इसको बताया गया। तो आपको राज्य सूची का जो आपको सब्जेक्ट है उसमें, यानी जैसे मान लीजिए संघ सूची में जो सब्जेक्ट है उस पर केवल कानून संघ बनाएगी, लेकिन राज्य सूची में जो सब्जेक्ट है इस पे क्या है आपको राज्य सरकार तो कानून बनाएंगी, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसमें केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना सकती है, अर्थात राज्य अगर अनुमोदन करके दे दे तो उसको क्या है तो केंद्र भी उस पर कानून बना सकती है। तो यहाँ भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र जो है भारी पड़ता है। इसी सब लक्षण को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है केंद्राभिमुख जो क्या है तब कुछ संविधान है, केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव होता है। आगे हम देखेंगे एकल नागरिकता, वही अभी हम लोग पढ़े हैं
भारत में क्या है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। और इसमें जैसे भारत में क्या है, तो आपको बस एक भारत का नागरिकता मिलेगा, उसके बाद किसी राज्य में रह सकते हैं। लेकिन अमेरिका की जो बात है, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है, एक उस स्टेट का, एक मतलब उस जो स्टेट में व्यक्ति है उस स्टेट का, और फिर अमेरिका का, यानी दोहरी नागरिकता है। ठीक है, ये अपवाद में आपको जम्मू कश्मीर पहले था, लेकिन अब 370 एक्ट जो हट गया है आर्टिकल, तो इसके द्वारा ये खत्म हो गया है। आगे है वयस्क मताधिकार। यानी वयस्क मताधिकार क्या है? भारत के केंद्र और राज्यों को चलाने के लिए सरकारें जो बनती हैं, उसको चुनने के लिए, यानी प्रतिनिधि को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया भारत में, या उसी के द्वारा आज भी ये वयस्क मताधिकार के आधार पर ही चुना जाता है। तो वयस्क पहले बनने के लिए आपको 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, यानी 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन आगे चल के जब 61वें संविधान संशोधन जब हुआ, यानी 1989 में, 1979 में जब 61वें संविधान संशोधन हुआ, तो आर्टिकल 326 में संशोधन करके ये वयस्क मताधिकार का जो क्राइटेरिया था, एज जो था, वो आपको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। कुछ सब पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वयस्क मताधिकार के लिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब? 1989 में। तो ये भी समझिए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक बहुत बड़ी विशेषता है। क्या? तो विशेष मताधिकार। नेक्स्ट है आपको संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता दी गई है। जैसे मान लीजिए सरकार के अंग जो है, जैसे कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो ये जितने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जो है, ये संविधान की शक्ति इनको प्राप्त होती है। यानी संविधान से ही इनको शक्ति प्राप्त होती है। किसको? तो सरकार के अंग को। यानी भारत में जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है, इनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो भारतीय संविधान से ही प्राप्त होती है। इसीलिए भारतीय संविधान की को सर्वोच्च माना गया है। जैसे मान लीजिए ब्रिटेन की संसद है, तो ब्रिटेन में क्या है, तो ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। उसी तरह से अमेरिका में देखा जाए तो न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। क्या माना गया है? ब्रिटेन में आपको संसद को सर्वोच्च माना गया है, अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। लेकिन भारत में जो है क्या, तो संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, सरकार, भारत सरकार के अंग जो है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो है, इस सबको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो कुछ संविधान से प्राप्त होती है। तो संविधान की विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता भी बहुत बड़ी बात है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे आपातकालीन उपबंध। यानी भारत में जो आपातकालीन उपबंध लगते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दिखा हुआ है, ये भारत में 3 तरह से आपातकाल लागू होता है। ये जिसमें एक पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होता है। तो आर्टिकल 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपात लागू की जाती है। क्या है? आपात लागू की जाती है। यह राज्यों में संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है, व्यवस्थाएं जब भंग हो जाती है, तो राज्यों में क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। उसी तरह से अगर वित्तीय संकट देश में आ जाता है, तो आपको वित्तीय, समझिए क्या है, इसका आपको वित्तीय आपातकाल लागू कराया जाता है आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, तेवी संविधान की खूबसूरती है भारतीय संविधान की, ये 3 आपातकाल उपबंध दिया गया है भारतीय संविधान में। तो भी एक बहुत बड़ी विशेषता है भारतीय संविधान की। ठीक है, आगे देखा जाए तो आपको शासन जो है, यानी भारत में शासन चलाने की प्रथा है, ये त्रिस्तरीय शासन भारत में चलता है। ये शासन जो होता है, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है, विश्व में भारत इकलौता है जहाँ पे त्रिस्तरीय शासन चलता है। एक कैसे? एक देश में केंद्र लेवल पे चलता है, एक राज्य लेवल पे चलता है, और दूसरा राज्य लेवल पे, और तीसरा जो है आपको कहाँ होता है, तो स्थानीय स्वशासन, जिसको हम पंचायत कह सकते हैं, या समझिए कि नगर पंचायत आपको शहरी क्षेत्र में कह सकते हैं। तो भारत में त्रिस्तरीय शासन चलता है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी विशेषता भारत की भी है। और ये जितने सारे फैक्ट्स जो आप लोग जाने हैं, पॉइंट्स जो जाने हैं, ये जितने सारे पॉइंट्स है भारत की विशेषताओं को यही से बढ़ा देता है पॉइंट से। तो इस नज़र से हम लोग देखेंगे तो वाकई में भारत की विशेषताएं जो है वो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।